अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेटवा नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का आईसीटी का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को लिए लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वही क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे, उससे आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार होगा, यानी चारों ऑप्शन का हम डिटेल भी आपको बताएंगे। और मैं इसी को करके बहुत कम मेहनत में मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है साथियों, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। तो साथियों, मुझे यूजीसी नेट का अच्छा खासा अनुभव है। खासकर मेरा पेपर 1 बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था। पेपर 1 की वजह से मेरा जेआरएफ बहुत कम, कहें तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क से मेरा निकल गया, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग पेपर 2 पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पेपर 1 पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 की लगातार आपको वीडियो मिलेगी। 10 यूनिट है, 10 यूनिट से लगातार आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए, पहला सवाल स्क्रीन पे सामने है कि आईएसपी संक्षिप्त शब्द का पूरा रूप क्या है। देखिए, ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा है इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, चौथा है इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का फुल फॉर्म, ठीक है। आई से इंटरनेट, एस से सर्विस, अब पी से प्रोवाइडर। अब चलिए हम इसका डिटेल देख लेते हैं चारों ऑप्शन का। देखिए, यह एक प्रकार का ऑनलाइन सर्विस प्रदाता कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन सर्विस प्रदान करती हैं। जैसे इसमें इंटरनेट सेवा हो गया, इंटरनेट ट्रांजिट, यूजर नेटवर्क सर्विस, लोकेशन, डोमेन नाम पंजीकरण, वेब होस्टिंग, ये सब प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, होस्टिंग आईएसपी, वर्चुअल आईएसपी, वायरलेस, मेलबॉम्स, ट्रांजिट और फ्री आईएसपी। तो याद रखना है कि ये 7 प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस। जो वेब पेज का एड्रेस होता है उसका नाम क्या है। डायरेक्टरी, डोमेन, फोल्डर, यूआरएल, ठीक है। तो वेब पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका डिटेल देखने से पहले इसका उत्तर डाल लीजिए, यूआरएल, ठीक है। क्या होगा, यूआरएल। इसका सही उत्तर, किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हम वेब पेज के एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। कोई भी पेज का जो पता होता है उसको अगर हम पता लगाते हैं तो वो उसके यूआरएल के माध्यम से, जिसको हम लोग लिंक भी कहते हैं कि लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज या फाइल को एक्सेस करने के लिए, खोजने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूआरएल का पूरा रूप होता है और इसे वेब पेज एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब यूजर ब्राउजर का एड्रेस बार बार वेबसाइट पर टाइप करता है तो उसको यूआरएल या वेब पेज एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसमें क्या क्या, ये जो किसी भी वेबसाइट में ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। तो HTTP जो हो गया, जिसको कि फुल फॉर्म कहते हैं एच से हाइपर टेक्स्ट, जो ये इसको कहते हैं प्रोटोकॉल, हाइपर HTTPS जो हो गया ये प्रोटोकॉल हो गया। ये जो डबल, इसको ये हो गया कॉलन, फिर ये हो गया डबल स्लैश, ठीक है। ये हो गया गूगल नेम, गूगल जो है ये डोमेन नेम, हर वेबसाइट का नेम होता है। ये डॉट है, ये फाइल का पाथ, इससे पता चलता है कि कॉमर्शियल है, प्राइवेट है, क्या है, इससे ये पता चलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर उत्तर देना है। पहला कथन है कि इंटरनेट पे डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है, ठीक है। कहता है कि इंटरनेट पे यूजर का जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी है
वो रिस्क पे होता है, स्टेक पे होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रयोक्ता द्वारा डाटा की सुरक्षा और निजता है तो कोई प्रयास, नो स्टेप आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द डाटा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए आर मतलब कह रहा है कि उसका डाटा जो है रिस्क पर होता है, और दूसरा कहता है कि यूजर अपने डाटा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर। अब कथन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा कह रहा है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो कहता है कि इंटरनेट पर जो डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है क्योंकि डेटा का उपयोग करके आपके द्वारा किए जाने वाले फैसले को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। कि प्रयोक्ता द्वारा डाटा की सुरक्षा और निजता है तो कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, यह भी सही है, जिसके कारण प्रयोक्ता की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। वर्तमान में हम सोशल मीडिया पर जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं या उसको पसंद करते हैं, फॉलो कर देते हैं, इन सभी गतिविधियों से क्या होता है, आपका डेटा वो एकत्रित कर लेता है और इसके माध्यम से अलग अलग समय में अलग अलग माध्यम से विभिन्न जानकारियां आपके बारे में एकत्रित कर ली जाती है, जिससे आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी दोनों का खतरा बना रहता है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, ठीक है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिटर, ठीक है। सामान्यतः सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, इंटरफेस का काम करता है, जो हार्डवेयर को कमांड देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा हमको वांछित आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें इसका दो उत्तर हो सकता है, एडिटर भी हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन जो जो सबसे ज्यादा जो है एडिटर यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि सॉफ्टवेयर कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के घटकों को क्या करता है, मैनेज और नियंत्रित करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम करता है जिसके लिए वो बनाया गया होता है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 श्रेणी में बांटा गया, पूछा जा सकता है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर है, फायरवेयर है, कंपाइलर है, यूटिलिटी है, डिवाइस ड्राइवर है। तो इतना सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर है, ठीक है। कौन एक्सक्लूडेड है फ्रॉम डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या टेक्स्ट, ठीक है। कौन एआई के डोमेन से बाहर है, तो इसका जो सही उत्तर है ना वो हो गया आपका टेक्स्ट, ये एआई के डोमेन से बाहर है। देखिए इसका डिटेल उत्तर देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तात्पर्य बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता से है, ठीक है। दूसरे शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है, ठीक है। अभी देखिए एआई का जमाना है, सारा काम एआई की वजह से बहुत सारे खासकर टीचिंग की भी नौकरियां और बहुत सारा जो रोबोट ऑटोमेटिक काम करता है, यानी कृत्रिम बुद्धि पैदा कर देना, मनुष्य की तरह बुद्धि पैदा कर देना, किसमें, मशीनों में, ठीक है। तो इस तरीके से है, कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, देखिए कंप्यूटर गेम में, भाषा को ट्रांसलेट करने में, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट रोबोट, इन सभी जगह एआई का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उसके पूर्ण रूप से, परिवर्णी मतलब इसका शॉर्ट, उसमें पूर्ण रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए 2023 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन ही है जो कि एसएमएस, ठीक है, वो सही से सुमेलित नहीं है। बाकी सारा का फुल फॉर्म बिल्कुल सही है, वीपीएन का बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। आइए देखिए इसका डिटेल उत्तर देख लेते हैं।
इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से शॉर्ट, एम से मैसेज और एस से सर्विस। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर स्मृति के निम्नलिखित प्रकारों को तीव्रतम से, ठीक है, मंद गति के क्रम में रखिए। देखिए ये बार बार 7 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 20 में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कह रहा है स्पीड के हिसाब से तीव्रतम से मंद गति के क्रम में रखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे तीव्र है सीपीयू, फिर है मेन मेमोरी, फिर है सीडी रोम, फिर है कैश स्मृति, कैश मेमोरी, और फिर है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ना, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे सीपीयू, उसके बाद कैशे मेमोरी हो गया, उसके बाद आपका मुख्य स्मृति, उसके बाद हार्ड डिस्क, और सबसे लास्ट में हो गया सीडी रोम। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंग एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और परिचालन किस कंपनी द्वारा था? माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट या अमेजन? ठीक है, अमेजन तो होगा नहीं, कट हो गया। इसमें आप एलिमिनेट पद्धति से आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये 2022 में ही पूछा गया है, शिफ्ट 2 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होता है। तो बिंग क्या एक सर्च इंजन है, और ये किसके द्वारा चलता है? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलता है, जिसका कि हम लोग विंडोज यूज करते हैं, जिसके कि मालिक बिल गेट्स हैं, और ये अमेरिका की कंपनी है। इसका डिटेल उत्तर देखते हैं। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं परिचालन किसके द्वारा होता है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके जनक बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों है। ठीक है, इस तरीके से गूगल जो है सो अल्फाबेट की एक कंपनी है। अमेजन एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो ई कॉमर्स ऑनलाइन सामान बेचती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। देखिए अब यहाँ पे आपको इसको मैच करना है। ये देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं हम यहाँ पे। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये 2 बार पूछा गया 2020-2022 में कि आपके शिक्षक ने आपको किसी कंप्यूटर में अतिरिक्त रैम को स्थापित करने का उद्देश्य दिया है, अनुदेश दिया है, ऑर्डर दिया है। निम्नलिखित चरणों में सही क्रम की पहचान करिए कि कैसे आप करिएगा। ये पहले रैम को संस्थापित करिएगा, दूसरा कंप्यूटर को पावर सप्लाई से अलग करिएगा, तीसरा कलाई पे बैंड बांधिएगा। ठीक है, किस तरीके से आप करिएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में अतिरिक्त रैम को संस्थापित करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में अपना जो है हम पावर सप्लाई से अलग करेंगे, फिर कलाई पे स्थापित बैंड बांधेंगे प्रतिस्थैतिक, और उसके बाद रैम को संस्थापित करेंगे। ठीक है, तो आज जो है सो इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास कैसी लगी अपना सलाह और सुझाव कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।